आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा नगर का जो खोज हुआ था 4700 साल पहले, उस नगर के बहुत सारी विशेषता को। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस तरह से आरंभिक नगर का शुरुआत हुआ 4700 साल पहले, और उस नगर में नगर की विशेषता क्या थी। जैसे ऊंचाई पे नगर दुर्ग बना हुआ था, निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था, चारों तरफ चार दीवारी बनी थी जो पक्की ईंटों से थी। और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया कि वहाँ महान स्नानागार था, कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड था। और जैसे भवन, नाले, सड़कें कैसे बनाए गए थे। सड़कें ग्रिड पट्टी पे थी, नाले ढके हुए रहते थे, वहाँ हल्की ढलान होती थी, मेन होल होते थे उसमें। इस तरह से बताया जाता था। फिर नगरीय जीवन में क्या क्या थे, तो शासक थे, लिपिक थे, शिल्पकार थे, ये सब के बारे में बताया गया। अब हम लोग उसी में आगे, ये पार्ट 2 है आरंभिक नगर अध्याय 3 का, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका अध्याय 3 का ये पार्ट 2 है। और आगे अब हम पढ़ेंगे कि उस नगर में जो नगर का विशेषता था उसमें और क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे दिखाया गया है पत्थर का बाट। पत्थर का बाट दिखाया गया है, तौलने की एक वस्तु, मतलब जिससे तौला जा सके। आज भी अगर गांव में जाएंगे तो पत्थर से ही लोग तौल के देते हैं बहुत सारे सामान को। इन बाटों को बनाया गया है, किससे बनाया गया? चर्ट पत्थर से बनाया गया। किससे बनाया गया? चर्ट पत्थर से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। बोल रहा है कि यहाँ बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, या अनाज वगैरह को तौलने के लिए बनाया गया होगा। तो ये मध्य में मनके है। ये क्या है? मनके हैं। और ये क्या है? ये फलक है। क्या है? फलक। फलक। और ये क्या है? ये तो एक मतलब एक कह नहीं सकते हैं कि किसका है, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो हो सकता है कि पुजारी हो, लेकिन पुजारी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि पुजारी है। तो ये मनके किससे बने थे? तो कार्नियल पत्थरों से बने थे। किससे बने थे? कार्नियल पत्थरों से बने थे। और पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते और इसके बीच में एक छेद किया जाता था ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। ये धारदार फलक है। ये क्या है? धारदार फलक है। और ये कढ़ाईदार वस्त्र है। कढ़ाईदार वस्त्र है जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। अब नगर और नए शिल्प में क्या क्या हो सकता है, तो वही इसी फिगर को डिस्क्राइब किया गया है इसमें कि कैसे कैसे नए नए शिल्प बनाए गए थे। तो आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा के नगरों से। हड़प्पा के नगरों में क्या क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। ये सब हड़प्पा के नगर हैं। चूँकि इन सभी नगरों में हड़प्पा जैसी विशेषता थी तो इनको हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। पुरातत्व को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन सभी बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन सोना चांदी से क्या बनाया जाएगा? गहने और बर्तन। जो बहुत ही जो बहुत ही ऊपर के लोग होते होंगे वो क्या करते होंगे? सोने और चांदी से बर्तन भी बनाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बनाते होंगे? गहने बनाते होंगे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। क्या है? मन के बाट और फलक। ये बाट हो गया, ये क्या हो गया? बाट हो गया। ये क्या हो गया? मन के हो गया। और ये क्या हो गया? फलक हो गया। तो ये आकर्षक वस्तु है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। क्या किसको बनाते थे? पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पे सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। जैसे एक सींग वाला जानवर का भी चित्र बना हुआ है, जो पिछला जब हम पिछला फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे तो ये वाला चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये चित्र के बारे में, यही जानवर का चित्र बना हुआ है। ठीक है। गैंडा, हाथी का भी चित्र मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन से किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब ये बर्तन बना तो ये अगर लाल मिट्टी का बर्तन है तो इस पे किससे डिजाइन किया हुआ रहता था?
काला से रहता था। किससे डिजाइन किया हुआ? इस तरह से डिजाइन किया हुआ काला से रहता था। किसी भी तरह का डिजाइन किया हुआ फूल पत्ती, है ना, इस तरह से डिजाइन किया हुआ क्या रहता था? काला से रहता था। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, जैसे मेहरगढ़ में गांव था, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? तो एकदम कह सकते हैं कि धातु का उपयोग नहीं होता था। धातु के बारे में उस समय तक जानकारी नहीं के बराबर थी। ज़्यादातर किसका उपयोग होता था? पत्थर का होता था। क्या वो पत्थर के बाट बनाते थे? हो सकता है बनाते होंगे, लेकिन ऐसा कोई अभी तक मिला नहीं है कि बाट था। तो बाट का उपयोग हमको मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा सभ्यता से ही पता चलता है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपास के टुकड़ों के अवशेष, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? तो चांदी के फूलदान पे, के ढक्कन पे तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। किससे? तकलियाँ जो बनती थी, जो सूत कताई के लिए उपयोग किया जाता था, वो किससे बना था? एक पक्की मिट्टी से या फेन से बना होता था। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी हुई तकलियाँ होती थी, जिससे सूत कताई किया जाता था। क्या किया जाता था? सूत कताई किया जाता था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब विशेषज्ञ किसको कहते हैं वो बताया गया कि विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता हो। खास चीज़ बनाए और खास प्रशिक्षण ले। विशेषज्ञ का मतलब ही होता है विशेष ज्ञान होना, किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान होना। तो उसके लिए विशेष ज्ञान के लिए क्या करना होगा? खास प्रशिक्षण लेना होगा। जैसे आपको अगर एनसीईआरटी पे पूरा कमांड करना है तो इसको बार बार पढ़ना होगा, बार बार इसके हर एक लाइन को समझना होगा कि कुछ अलग तो नहीं कह रहा। हर एक लाइन हर बार पढ़िएगा तो अलग अलग चीज़ें कहेगा। पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पे पिचकारी करना, ये सब क्या था? खास चीज़ था, जिसके लिए खास प्रशिक्षण का जरूरत था। पृष्ठ 28 पे चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। तो देखिए ये 28 है, और ये देखिए कितना बढ़िया से बनाया गया है। इस व्यक्ति को कितना बढ़िया से बनाया गया है। तो इसके लिए कोई विशेषज्ञ ही यह काम कर सकता है, साधारण मानव से यह संभव नहीं है। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। तो देखिए हम हमेशा बोले हैं कि जब भी हम इतिहास में पढ़ते हैं और ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होता है, और जहाँ पे कम से कम इसकी जानकारी तो एकदम ही नहीं प्राप्त होता है कि कोई काम को स्त्री ज़्यादा करते थे या पुरुष ज़्यादा करते थे। पिछला बार जब हम लोग पढ़ रहे थे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में मान लिया कि खेती का शुरुआत हुआ था, तो वहाँ भी कह रहे थे कि स्त्री या पुरुष में से कोई भी कर सकता है, तो दोनों का नाम ले रहे थे वहाँ पे। तो महिला पुरुष दोनों का बात किया जाता है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब फेंस एक स्पेशल कैटेगरी का है जो पत्थर की तरह मजबूत होता है, और इसका उपयोग किया जाता था बहुत चीज़ बनाने में। क्या बनाने में? तो मनके बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में, बाले बनाने में और छोटे बर्तन बनाने में किया जाता। अब ये होता क्या था? तो होता क्या था कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं। पत्थर और शंख का क्या है? प्राकृतिक तौर पे मिल जाते हैं, लेकिन इसे बनाया जाता था, ये आदमी बनाते थे। कैसे? इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो कोई पूछ दे कि फेंस प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो ये क्या था? कृत्रिम था, मानव निर्मित था। क्या था? मानव निर्मित था। बालू या स्फटिक, या तो बालू या तो स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो बालू में गोंद मिला देता था, स्पेशल गोंद होता था, और उससे बना देता था। जैसे देखिएगा कुम्हार लोग भी कुछ बालू का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे जो बर्तन बनता है उसमें लगता है कि कुछ चमकीला चमकीला है। उसी तरह से ये लोग भी बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण मिलाते थे गोंद में, ताकि उससे चमक होता था, और उस पर एक चिकनी परत भी चढ़ाते थे। और उस चिकनी परत का रंग क्या होता था? या तो नीला रहता था या समुद्री हरा रहता था। एक चिकनी परत चढ़ाते थे। ये जो परत है, इस पे जो परत है वो क्या है? दो कलर हो सकता है, या तो नीला या तो हरा, समुद्री हरा। इस तरह से फेंस बनाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल, अब कच्चा माल कहाँ से आएगा? तो स्वाभाविक है, या तो आस पड़ोस से लेंगे या गांव से लेंगे, या मतलब कि कहीं उस जगह की खुदाई से मिलेगा।
कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका क्या करता है, उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क, धातु के अयस्क हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी कहाँ से मिलेगा, जंगल से मिलेगा, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक रूप से मिलेगा। धातु के अयस्क कहाँ से मिलेगा, जमीन को खोद के मिलाया निकाला जाएगा। और फिर कुछ चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास। अब ये जो कपास है ये भी कच्चा माल है, क्योंकि इसी कपास को क्या कर सकते हैं, सीधे यूज नहीं कर सकते। जिस भी चीज़ को आप सीधे यूज नहीं कर सकते हैं और उस जिससे कुछ चीज़ें बाद में बनाई जाए उसे कच्चा माल कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, कच्चा माल कहेंगे। अब इसका मतलब ही नहीं है कि कच्चा फल को खाते हैं तो फिर वो कच्चा माल नहीं, वो कच्चा माल भी है और डायरेक्ट यूज करने के लिए भी है। तो कपास एक कच्चा माल है जिसे कताई करके सूत बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था, और उसके बाद उससे क्या बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था। कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, कई चीज़ें तो वहीं मिल जाती थी, बहुत कुछ, जैसे कपास वपास का खेती वहीं हो जाता था। लेकिन कुछ चीज़ें वो दूर दूर से मंगाते थे, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ये सब कहाँ से लाते थे, दूर दूर से मंगाते थे। कहाँ कहाँ से आयात करते थे, तो कहाँ कहाँ से आयात करते थे वो आगे देखते हैं। तो देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान, ये कहीं भी पढ़िएगा तो मिल जाएगा, खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी या खतरी जो भी बोलिए। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान खेतड़ी से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो तांबा के लिए दो गो हो गया, राजस्थान और ओमान। क्या हो जाएगा, राजस्थान और ओमान, राजस्थान और ओमान। यहाँ दो दो जगह से मिलता था। कहाँ से आयात किया जाता था, एक राजस्थान से आयात किया जाता था और ओमान। उस समय कोई भारत कोई देश नहीं था कि राजस्थान अपना देश हो गया, अपना देश का एक भाग हो गया। राजस्थान से हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे और ओमान से करते थे। कांसा बनाने के लिए क्या होता है, तांबा और टीन का उपयोग किया जाता है। तांबा और धातु टीन का, तो अब टीन का आयात किया जाएगा, तांबा का तो राजस्थान ओमान से कर लिया। अब टीन का आयात कहाँ से किया जाता था, तो टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक, इसी पे बना है केजीएफ मूवी। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। कोलार गोल्ड फील्ड जो फेमस है, अभी वहाँ से बहुत सोना नहीं निकलता है, वो अब बस ऐसे ही साइट हो गया है। उसी पे मूवी भी आया है, तो आप लोग को याद होगा कि केजीएफ जो बना है वही कर्नाटक का ही सीन दिखाया गया है। तो इस तरह से बहुत चीज़ों का आयात किया था। तांबा राजस्थान ओमान से, कांसा में जो तांबे का तो मिल गया, तो टीन के लिए ईरान और अफगानिस्तान से, सोना आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर बहुत सारा है। बहुमूल्य पत्थर में जैसे गोमेद हो गया, गोमेद जैसे पत्थर का कहाँ से करते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब कैसे किया जाता था उसका दो गो चित्र में देखिए समझाने का प्रयास किया है कि ये अब कैसे करते थे, ये तो कुछ हमको आइडिया नहीं, लेकिन जो ये चित्र बनाया गया है उस चित्र को देख के हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से उनको इस्तेमाल करना। पहिया का आविष्कार कब हो गया था, नवपाषाण काल में ही हो गया था। तो पहिया का आविष्कार हो गया था तो उन लोग पैदल तो नहीं चलते थे, मतलब गाड़ी घोड़ा से चलने लगे थे। और देखिए इसमें नाव का फोटो दिया गया है, तो ये भी पता चलता है कि पानी में नाव से भी, तो यहाँ से नाव हो गया और यहाँ से बैलगाड़ी हो गया। ये दो गो का पता चल जाता है कि बैलगाड़ी और नाव से, नाव का जानकारी था तो हो सकता है इससे लेते होंगे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। ये क्या है, खिलौना है, और ये क्या है, मुहर है, और ये क्या है, मुहर है। तो क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, तो बैलगाड़ी और नाव का। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है, पिछले अध्याय में क्या पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई, तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो पहिया का आविष्कार हो गया था। तो चाक उक बनने लगा था और कुछ कुछ उस पर आदमी खींचता होगा पहले, ऐसा नहीं होगा कि जानवर को सीधे लगा दिए होंगे, फिर बाद में घोड़ा को लगाए होंगे, फिर घोड़ा गाड़ी बन गया होगा, बैलगाड़ी बन गया होगा, इस तरह से बना होगा। बच्चों का खिलौना हल, ठीक है।
अब लोग नगरों के अलावा गांवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। वह अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। अभी भी कृषक, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चलिए ठीक है ये नगरीय जीवन है तो कृषक जीवन खत्म हो गया होगा। आज भी क्या है, शहर और नगर साथ साथ चलते हैं। तो उस समय भी एक नगर था, हड़प्पा नगर था। तो गांव में भी लोग रहते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। तो शहर में कौन कौन लोग रह रहे थे? शासक लोग रह रहे थे, लेखक लोग रह रहे थे, दस्तकार लोग रह थे, शिल्पकार लोग रह रहे थे, ये सब रह रहे थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। मतलब देखिए, सरसों, तिल सब, मतलब तेल के लिए भी, दाल के लिए भी, मतलब सब कुछ उगा लेते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। अब हल का उपयोग करते थे कि नहीं करते थे इसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ से जो बच्चों का खिलौना एक हल मिला है, उससे कह सकते हैं कि किया जाता होगा। ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। आज जो है, आज उस समय का बात नहीं किया जा रहा, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, मतलब पुरुष ही चलाते थे, ये भी ज्ञात नहीं। तो पुरुष और स्त्री का कुछ बात ही नहीं पता चलता है, इसलिए क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों चलाते होंगे, कह सकते हैं। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से, किससे बनाए जाते हैं हल? अगर कुछ ही साल पहले, अगर 20 साल 30 साल पहले आप लोग देख, किसी से पूछिएगा, दादा से या पापा से, तो पता चलेगा कि लकड़ी के हल पहले इस्तेमाल किया जाता था। आज क्या, आज तो ट्रैक्टर में क्या है, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। क्या होती थी? बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। अब बारिश कम होती थी कि नहीं होती थी, ये आज के समय को देखते हुए कह सकते हैं कि वहाँ आज भी बारिश कम होती है, तो उस समय भी बारिश कम ही होती होगी। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पे उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो लोग क्या करते थे, बारिश कम होगा तो पानी का संचय करेगा, पीने के लिए भी और सिंचाई करने के लिए भी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहे होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा, दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर बेर सबरी खिलाई थी ना राम को, उसी तरह के बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। उस समय के लोग हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते होंगे। फिर बाद में जब गोली बंदूक तलवार आ गया तब तो फिर बाघ, चीता सबका शिकार करने लगे। गुजरात, अब कुछ है कि सूक्ष्म निरीक्षण, जिस तरह से मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण किए थे कि किस तरह से वो बोलन दर्रे के पास है, ईरान के जाने का रास्ता है, वहाँ से हड्डी मिली है हिरन का, सूअर का, भेड़ का, बकरी का। घर मिले हैं जो चौकोर हैं, आयताकार हैं। और मृत्यु के बाद जीवन है, वहाँ भी कब्र में क्या था, बहुत चीज़ें दफनाई जाती थी मृतक के साथ, बकरी, जानवर, ये सब, कि वहाँ मरने के बाद भी कुछ होगा तो वहाँ लोग को खाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का। अब गुजरात में दो गो नगर है, एक धौलावीरा और लोथल, ये दोनों का हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं कि वहाँ किस तरह थे। तो कच्छ के इलाके, तो गुजरात का कच्छ के इलाके के खदीर बेद के किनारे धौलावीरा धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। क्या मिलता था? जमीन भी उपजाऊ था और साफ पानी मिलता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में बटे थे। हम लोग देखे हैं कि दो भाग में नगर बटा हुआ था, एक ऊपरी ऊपरी हिस्सा था और एक निचली हिस्सा था। ऊपरी हिस्सा को नगर दुर्ग कहते थे और निचले हिस्सा को निचला नगर कहते थे। तो लेकिन धौलावीरा नगर जो था तीन हिस्सा में बटा था। अब ये देखिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धौलावीरा नगर कौन ऐसा नगर है जो तीन भाग में बटा हुआ था? तो क्या था? धौलावीरा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की, वहाँ क्या था, पक्की ईंटें की ऊंची ऊंची दीवारें थी, और यहाँ क्या है, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। और इस नगर में एक खुला मैदान था, एक खुला हुआ मैदान था। लगता था जैसे वहाँ पे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि जो पढ़ी नहीं जा सकी, उस लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। पत्थर में बड़े बड़े अक्षर को खुदा करके, मतलब छेनी हथौड़ी से उस पर लिख के इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और लकड़ी में जड़ दिया गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। यह क्या है? एक अनोखा यह क्या है? एक अनोखा अवशेष है
क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पे पाए जाते थे। मुहर जैसी पत्थर के छोटा छोटा मुहर बनाया जाता था, उस पे लेख लिखा रहता था। लेकिन ये बड़ा बड़ा पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा को लकड़ी के फ्रेम किया हुआ और बड़े बड़े अक्षर उसमें बनाए गए थे। तो इस तरह से हो गया धौलावीरा का थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3 भाग में बटा हुआ था। अब पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, अब बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, और एक खुला मैदान था जहाँ क्या होता था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे आप अगर मोहनजोदाड़ो फिल्म देखिएगा तो उसमें भी दिखाया गया है कि लड़ते हुए दिखाया गया है, जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें लड़ाई कर रहा है ऋतिक रोशन और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से क्या है कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर में खुदा पाया गया है और जो लकड़ी से जड़ा हुआ था। तो ये सब 4-5 इसमें पॉइंट है जो याद करने लायक है। ये इसका सूक्ष्म निरीक्षण हो गया। अब गुजरात की खंबात की खाड़ी, वो तो कच्छ की खाड़ी था, अब ये खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की उपनदी। अब यहाँ पे नदी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन खोज लीजिएगा तो मिलेगा क्या, भोगवा। क्या है, भोगवा नदी के किनारे। भोकवा के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। तो अब इसमें सूक्ष्म निरीक्षण किसका कर रहे हैं, लोथल नगर का। जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। वहाँ क्या था, साफ पानी मिल जाता था, वहाँ जमीन उपजाऊ था। यहाँ क्या था, कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता था। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब कीमती पत्थर का यहाँ पे चर्चा क्यों किया है, क्योंकि पत्थर, शंख, धातु से कई चीज़ें बनाई गई थी, एक ही जगह पे बहुत सारा मिला है, तो कह सकते हैं कि उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह कहाँ कहाँ था, तो हड़प्पा में था, मोहनजोदाड़ो में था और लोथल में था। भंडार गृह कहाँ कहाँ था, इसी चैप्टर के पहले पढ़े हैं हम लोग कि भंडार गृह कहाँ कहाँ था, तो हड़प्पा में था, मोहनजोदाड़ो में था और लोथल में था। कहाँ था, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो और लोथल में था। लोथल में था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। मतलब कुछ मुहर को छाप दें गीली मिट्टी पे, तो क्या होगा, थोड़ा भी इधर उधर टूटेगा तो क्या हो जाएगा, लगेगा कि टूट गया है, ख़त्म हो गया है, मतलब इससे छेड़छाड़ किया गया है। अब ये लोथल का देखिए बंदरगाह दिखाया गया है। ये लोथल का क्या दिखाया गया है, बंदरगाह दिखाया गया है। यहाँ पे आता होगा नाव, यहाँ रुकता होगा, यहाँ से आदमी उतर के बाहर जाते होंगे। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यह एक तालाब है बहुत बड़ा, जो लोथल का बंदरगाह होगा। अब तो छोटा हो गया लेकिन उस समय बड़ा होगा। जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पे माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। होगा। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर एक इमारत मिली है। क्या मिली है, इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाने के काम होता था। मतलब यहाँ पे मनके, कीमती पत्थर मिलता था तो मनके बनाया जाता था। एक इमारत मिली है जहाँ बहुत सारा अवशेष मिला है, तो कह सकते हैं कि यहाँ कीमती पत्थर जो मनके बनाने का काम मिला है, बहुत सारा सामान मिला है, तो कह सकते हैं कि यहाँ कीमती पत्थर था जिससे मनके बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले। मतलब पूरा, मतलब जो इंडस्ट्री की तरह होता है उस तरह का सारा चीज़ था यहाँ पे। अब देखिए मुद्रा, मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी। उस मुद्रा से, जो पत्थर पे जो मुद्रा जैसे जानवर बनाया गया, कुछ लिपि बनाया गया, जो कुछ इस्तेमाल करेंगे कहीं पे गीली चीज़ों पे, तो उसको क्या कहेंगे, मुहरबंदी कहेंगे। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पे, मतलब मुंह पे गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। उन पे क्या था, गीली मिट्टी पोत कर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो अगर कोई भी फिल्म देखे होंगे तो देखते होंगे कि गेट पे ताला लगा दिया, कपड़ा लपेट दिया, उस पर मुहर मार दिया। अब उसको जैसी कोई छेड़छाड़ करेगा तो उस मुहर में क्या हो जाएगा, उस फिर सेम तरीका से नहीं दिखेगा। तो जैसे आज भी देखिए, सिलबंदी करने के लिए अगर आपको कहीं सिलबंदी करना हो तो चिपका दीजिए और दोनों चीज़ पे साइन कर दीजिए। जैसे कहता है पासपोर्ट साइज के फ़ोटो पे ऊपर और नीचे साइन कीजिए, ताकि आपका फ़ोटो कोई कबाड़ लेगा तो फिर उसी तरह से साइन मिला नहीं सकता है। इसी चीज़ का उपयोग देखिए, मुहरबंदी का ही उपयोग पासपोर्ट साइज के फ़ोटो को चिपकाने में आज भी एग्ज़ाम में किया जाता है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो हमको लगता है मुहरबंदी आप लोग को समझ में आ गया होगा।
आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। अगर मुहर का उपयोग करते हैं तो आज हम लोग किस लिए करते हैं, सील जो मारते हैं किस लिए करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्री जो कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, या किसी कंपनी को बंद करने में ताला पे मार दिए, या किसी सामान को लेकर आए तो उसके बीच में मार दिए। तो ये बहुत जगह दिख जाएगा, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो इस सीलबंदी दिख जाएगा। तो आज इसका उपयोग होता है। अब सभ्यता के अंत का रहस्य। अब सभ्यता का अंत हो गया, कैसे हो गया भाई, ये भी एक बहुत मतलब कि आज तक इसका सही प्रमाण नहीं पता चला है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पे कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। ये सब कैसे हो गया, कुछ पता नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। नगरीकरण से हम लोग शहरीकरण में जाते हैं, और नगरीकरण से हम लोग गांव की तरफ चल जाते हैं, मतलब गांव में चल जाते हैं। अर्बनाइजेशन से रूरल की तरफ हो जाते हैं। तो कहते हैं कि फिर से द्वितीय नगर कब से बसना शुरू हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब से शुरू हुआ, जब आगे के चैप्टर में पढ़िएगा तो पढ़िएगा। उत्तर वैदिक काल से ईंट का प्रयोग, ईंट बनाना तक लोग भूल गए। कैसे भूल गए पता नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। और फिर से दोबारा नगरीकरण होता है, द्वितीय नगरीकरण स्टार्ट होता है। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, कुछ का कहना है कि नदियाँ सूख गई, कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की, अब इसमें कह रहा है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन का जो इस्तेमाल होता होगा तो जंगल काट दिए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी एक रीज़न है कि जंगलों का विनाश हो गया, चाहे जिस भी कारण से हो गया। चाहे बारिश का कम होना हो जिसके चलते जंगल विनाश हो गया, प्राकृतिक चीज़ का विनाश हो रहा है। ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, बाढ़ भी एक कारण दिया गया। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बाढ़ और नदियां तो सूखेगा तो कुछ इलाका तबाह हो जाएगा, सारा का सारा तबाह हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक कोई ठोस साबूत कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। अब ये भी एक कारण दिया है कि या तो शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो भी हुआ, कारण जो भी हो, लेकिन परिवर्तन तो हुआ। हम लोग नगरीकरण से क्या हो गए, गांव वाले बन गए। क्या बन गए, झुग्गी झोपड़ी वाले बन गए। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब पूरब की तरफ बढ़े, और फिर बाद में क्या जाके होगा, बाद में जब 600 ईस्वी पूर्व क्या होगा, मगध का उत्कर्ष होगा। और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां जाकर बस गया। और दक्षिण मतलब यहाँ पे क्या है, पश्चिमोत्तर भारत में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता था, और वहाँ से पलायन किए तो किधर गए, एक पूरब जो गंगा नदी के किनारे, और एक दक्षिण जो नर्मदा नदी के किनारे, या कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में तमिल उमिल के लोग का वहाँ से पलायन हुआ। तो ये अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन पूरब में गए, गंगा नदी के किनारे जाके बचे, और कुछ लोग दक्षिण चले गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। 1400 साल बाद, तो देखिए 3900 का बात किया, और इसमें से 1400 घटा दीजिए तो बच गया 2500। तो दो, और ये किताब पूरा का पूरा 2000 से पीछे चल रहा है। मतलब ये बता रहा है कि 500 ईस्वी पूर्व जो हुआ, क्या हुआ, नगरीकरण का शुरुआत हुआ, मतलब मगध का स्टार्ट हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। 5 और 8 में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दोबारा कैसे नगरीकरण शुरू हुआ। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं एक शहर का, अपने यहाँ भारत का। और इस बुक में हर एक चैप्टर में एक विदेश के बारे में भी दिया गया, विदेश की संस्कृति को भी यहाँ पे समाहित किया गया है। तो उसको देखते हैं कि मिस्र नदी, नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या था, रेगिस्तान था। नील नदी के आसपास ठीक है हरा भरा था, बाकी सब क्या था, रेगिस्तान था। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। ये सब चीज़ लाने के लिए
सेनाएं क्या भेजते थे, दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, क्या बनाए, बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। अब कहीं पूछ दे कि पिरामिड क्या एक तरह का मकबरा है, यह सही है या गलत है कथन, तो क्या हो जाएगा, मकबरा है। ये बड़े बड़े मकबरा बनाए गए हैं जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पे उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। मतलब क्या था कि इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। और इन शवों को क्या कहते हैं, मम्मी कहा जाता है। इस पे फिल्म भी आया है, विदेशी मूवी है, जो भी जिसमें देखिएगा तो आपको समझ में आ सकता है। मतलब इस तरह से पूरा ऊंचा तक बनाते चले जाते थे, पूरा ऊंचा तक बनाते चले जाते। इनके शवों के साथ भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। जिस तरह से मेहरगढ़ में ये मानते हुए कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, बहुत चीज़ें दफना दी जाती थी, और इनके साथ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मतलब जो उनकी सेवा करते थे, ये मानते हुए कि मृत्यु के बाद इनकी कौन सेवा करेगा, तो सेवक और सेविका को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। वहाँ का आज पिरामिड क्या हो गया है, आज हो गया टूरिस्ट पैलेस हो गया है। और उस समय बहुत खर्च करके इन इन पिरामिडों को बनाया जाता था, और उसमें शवों को दफनाया जाता था। अब जो गरीब लोग होते होंगे, इसमें सिंपल सी बात है जो अपने से अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि जो गरीब लोग होते होंगे उनके पिरामिड छोटे होते होंगे, और जो राजा लोग होंगे, शासक लोग होंगे, उनके पिरामिड बड़े बड़े होते होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? अब हमें हमें तो नहीं लगता है अभी के फिलॉसफी के हिसाब से, लेकिन हो सकता है कि अगर मृत्यु के बाद कहीं जीवन है तो हो सकता है ज़रूरत पड़ता होगा। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा नहीं। तुम अपने माता पिता के साथ 4,000 साल पहले लोथल से मोहनजोदाड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदाड़ो में तुम क्या क्या देखोगे। अगर लोथल से हम लोग जाएंगे तो मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार देखेंगे, है ना। और वहाँ पे क्या देखेंगे, अब लोथल से जा रहे हैं तो लोथल में क्या मिलता था, तो कीमती पत्थर मिलता था, तो कीमती पत्थर को ले जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने सवाल को जवाब को बना सकते हैं। उपयोगी शब्द है नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक। तो क्या है, नगर और नगर दुर्ग ये सब क्या है, हड़प्पा नगर का क्या था, ऊपरी हिस्सा निचली हिस्सा था। शासक के बारे में है, लिपिक के बारे में है, शिल्पकार के बारे में है। ये सब क्या थे, नगरीय जीवन के लिए जरूरी लोग थे, विशेषज्ञ लोग थे। धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। हल का तो कुछ प्रमाण मिला नहीं, लेकिन मिट्टी का खिलौना मिला। और सिंचाई इस तरह से। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले होती थी। नगरों का आरंभ 4,700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई, 3,900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास लगभग 2,500 साल पहले हुआ। तो हम क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ निकाले भी हैं 2,500 साल, है ना, 1,400 साल, तो 2,500 साल पहले हुआ। तो इस तरह से यह अध्याय की समझ जो जितना होना चाहिए उसको मैंने समझा दिया है 2 पार्ट में करके। अब हम चलेंगे अध्याय 4 के तरफ। अब यह यहीं पे ख़त्म। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि कुछ समझने लायक चीज़ इसमें है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।